मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे इस विषय पर बात करने जा रहा हूं कि राम नामक विषय पर, यानी कि अभी जो हमारा पूरा देश राममय हो गया है, इस टॉपिक पर यूपीएससी के लिए किस तरीके से तैयारी की जानी चाहिए। मैं केवल इसी बात पर आज के अपने इस लेक्चर को केंद्रित करूंगा कि राम पर किस तरीके से यूपीएससी की दृष्टि से तैयारी करें। राइट। अभी आप देख रहे हैं, अखबार पढ़िए, अखबार राममय हो रहे हैं। आर्टिकल्स और जो घटनाएं हैं, रिपोर्टिंग्स हैं, राम के बारे में आ रही हैं। उसका साहित्यिक पक्ष भी आ रहा है, कलात्मक पक्ष भी आ रहा है, नैतिक पक्ष भी आ रहा है, यानी कि राम के बारे में आपको अलग अलग कोण से पढ़ने को मिल रहे हैं। आप चैनल्स पर चले जाइए तो चैनल्स पर भी अभी राम छाए हुए हैं, और यहाँ तक कि अगर आप लोगों के बीच भी चले जाइए तो लोगों के बीच भी अभी राम धुन ही गूंज रही है। इसका मतलब यह हुआ कि अभी जो राम का स्वरूप है, मैं सूचना और समाचार घटनाओं के रूप में कह रहा हूं, राम का स्वरूप तो वैसे है ही, लेकिन फिलहाल जो चीजें आपके सामने आ रही हैं, इन सबको देखते हुए आप एक महासागर की कल्पना कर सकते हैं। एक समुद्र के विशाल समुद्र है। अब सवाल ये उठता है कि जब विशाल समुद्र में आप यात्रा कर रहे होते हैं, तो यात्रा करने की अगर आपको दिशा मालूम नहीं है, तो सीधी सी बात है कि आप कभी किनारे लग ही नहीं पाएंगे, क्योंकि समुद्र से कोई दिशा तो दिखाई देती नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे? इसका मतलब यह है कि फिलहाल अभी जो राम का स्वरूप आपके सामने है, मैं समाचार और घटनाओं के रूप की बात कर रहा हूं, तो इतनी सारी चीजें आपको पता लग रही हैं कि आप एक तरीके से दिशाहीन हो चुके होंगे। आपको लग रहा होगा कि तैयारी करें या न करें। ऐसा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि इसका एक राजनीतिक पक्ष भी समानांतर रूप से चल रहा है। अगर आप ये निर्धारित करते हैं कि नहीं, मुझे इस पर तैयारी करनी चाहिए, तो फिर आपको लग रहा होगा कि किस दिशा में तैयारी करें, किस तरीके से तैयारी करें, क्योंकि यहाँ तो ढेर सारी चीजें आ रही हैं। और यदि आप इन ढेर सारी चीजों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे, तो पता लगा कि कोई भी चीज आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। तो मैं इसी बारे में आपको केवल एक दिशा बोध कराने की विनम्र कोशिश कर रहा हूं। लेकिन जो मेरी ये विनम्र कोशिश है, मान करके चलिए कि लगभग लगभग परफेक्शन के नजदीक है, एज फॉर एज प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी इज कंसर्न। राइट। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले यह सोचना होगा कि यदि आप इस विषय पर तैयारी कर रहे हैं, और करना ही है आपको, याद रखिए, तो आप इस विषय पर तैयारी किस रूप में करना चाह रहे हैं। यानी कि तैयारी करने की दृष्टि से आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान क्या है। देश के जो भी दूसरे लोग हैं, उनकी पहचान क्या है। अगर हम राम के संदर्भ में बात करें तो उनकी एक पहचान सिटीजन के रूप में है। वे इस देश के नागरिक हैं। इस देश के नागरिक होने के नाते मानसिक रूप से, व्यावहारिक स्तर पर वो सेकुलर हैं, पंथ निरपेक्ष हैं। इसी शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में किया गया है, पंथ निरपेक्ष हैं। लेकिन इंडिविजुअल के रूप में उनकी अपनी अपनी धार्मिक आस्थाएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं। वो अपने अपने धर्म के अनुकूल अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो भी उनके धर्मों में बताया गया है वे वो करते हैं। यानी कि व्यक्तिगत स्तर पर वे धार्मिक हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर वे सेकुलर हैं। राइट। आप क्या हैं? क्या आप भी बिल्कुल यही हैं? नहीं, आप ये दो तो हैं ही, साथ ही एक विशेषता और है आपकी। अभी जब तक कि आप सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप भविष्य में होने वाले सिविल सर्वेंट हैं। आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करते समय, चाहे आप किसी भी टॉपिक की तैयारी क्यों न कर रहे हो, अपनी इस पहचान को भूलना नहीं चाहिए। सिविल सर्वेंट, यानी कि आपके पास जो मानसिकता होनी चाहिए किसी भी विषय को देखने की, वो एक सिविल सर्वेंट की मानसिकता होनी चाहिए। एक तटस्थ मानसिकता, एक निष्पक्ष मानसिकता, राष्ट्रीय और सामाजिक हित की मानसिकता। राइट। तो इस तरीके से आप तीन पहचानों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। तो जो इंडिविजुअल पहचान है आपकी, वो आपकी बिल्कुल निजता है, उसका यहां कोई रोल नहीं होगा, याद रखिए। क्योंकि यहां जो सबसे ज्यादा घुसपैठ करने वाला जो तत्व होगा, वो आपका ये इंडिविजुअल रोल ही होगा। हो सकता है कि आप इतने ज्यादा राम के भक्त हों कि आप बिल्कुल ये चाह रहे हों कि नहीं नहीं, बिल्कुल सब कुछ हो रहा है वो सही ही हो रहा है, ऐसा ही होना चाहिए। या हो सकता है कि आप राम के विरोधी हों,
तो आपको लग रहा हो कि नहीं ये सब क्या हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा देश सेकुलर है। तो ये जो आपकी इंडिविजुअल ओपिनियन है, इसे आपको कुछ समय तक के लिए किनारे रख देना चाहिए और सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करते समय तो रख ही देना चाहिए, राइट? तो फिर आपके पास एंगल क्या होगा? सिटीजन के रूप में तो आप सेकुलर है ही हैं, होना ही चाहिए। तो अब आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास कौन कौन से वे माध्यम हैं, या कह लीजिए वे माइलस्टोन हैं, या वे संकेतक हैं जो आपको राम विषय पर तैयारी करने के लिए रास्ता दिखाते हैं। ठीक है, आपकी जो अपनी पहचान है वो आप स्थापित कर चुके हैं। दोस्तों, हमारे पास दो तथ्य होते हैं जिनकी चर्चा मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में करता हूं। एक है आपका सिलेबस और दूसरा है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर, राइट? ये दो बताते हैं कि आपको राम की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, करनी चाहिए तो किस आधार पर करनी चाहिए, किस रूप में करनी चाहिए। अदरवाइज तो राम के बारे में कहा ही जाता है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आप कितनी तैयारी करेंगे, राइट? तो अब आप देखिए कि जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस किस तरीके का है। आपके सिलेबस में कला, साहित्य एवं संस्कृति है, बाकायदे मेंशन किया हुआ है। और कला, साहित्य और संस्कृति किसी भी देश के इतिहास के हिस्से होते हैं, आप उसको अलग नहीं कर सकते। अब सवाल यह उठता है कि यदि राम विषय को लेकर के आपके मन में कोई भी आशंका है कि इस पर तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसका उत्तर आप इस प्रश्न के उत्तर की प्राप्ति में करें कि क्या राम विषय को छोड़कर आप भारतीय कला, साहित्य एवं संस्कृति की तैयारी कर सकते हैं। आपको उत्तर मिलेगा कि नहीं। ठीक है कि जो राम है, उन्हें जो लोक चेतना है, हमारा जो देश है, हमारे जो लोग हैं, वो भगवान के रूप में मानते हैं, ठीक है। लेकिन राम का जो चरित्र है, उस चरित्र के आधार पर जो साहित्य लिखा गया है, और फिर राम के चरित्र ने जो भारतीय चेतना को स्वरूप प्रदान किया है, उससे कोई कैसे इनकार कर सकता है। आप लोक जीवन में चले जाइए, कहीं के भी लोक जीवन में चले जाइए, आप साउथ में चले जाइए, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, आप उत्तर भारत और मध्य भारत और पश्चिम भारत तो इसे रंगा हुआ ही है। सब जगह आपको राम मिलेंगे। मतलब तमिल में जो कंबन का रामायण है, वह तो तुलसीदास जी से भी लगभग 300 साल पहले लिखी गई रचना है। तो जो चरित्र या जो भगवान, जो भी आप नाम देना चाहें, हमारे लोक जीवन को इस तरीके से शेप दे रहा हो, उसका निर्माण कर रहा हो, तो उसे अलग करके आप कैसे कला, साहित्य और संस्कृति को समझ सकेंगे। वाल्मीकि रामायण साहित्य का हिस्सा है, तुलसीदास का रामचरितमानस साहित्य का हिस्सा है। इनको अलग करने के बाद क्या आपको लगता है कि आप साहित्य के इतिहास को समझ पाएंगे, चाहे वो संस्कृत साहित्य का इतिहास हो, चाहे वो हिंदी साहित्य का इतिहास हो? संभव नहीं है। तो सीधी सी बात है कि कला, साहित्य और संस्कृति विषय के अंतर्गत यह अपने आप में शामिल हो जाता है। मुख्य परीक्षा की जब आप तैयारी करते हैं तो उसमें भक्ति काल है, सीधे सीधे भक्ति काल है, और भक्ति काल पर हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या राम को अलग करके आप भक्ति काल को समझ सकते हैं, भक्ति काल की व्याख्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जहां तक प्री एग्जामिनेशन का सवाल है, मुझे ध्यान आ रहा है कि 3-1 साल पहले बाकायदे जो 4 कवि दिए गए थे, उनकी रचनाएं दी गई थी और उनमें युग में स्थापित करने के लिए कहा गया था, और उसमें से एक कवि थे भवभूति। भवभूति की जो रचना थी वो उत्तर रामचरितमानस, वो नाम दिया हुआ था। यानी कि इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। पिछले साल पूछा गया रामानुजाचार्य को लेकर के। रामानुजाचार्य की इतनी बड़ी विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। रामानुजाचार्य दक्षिण भारत के थे और वे आचार्य थे जिनके दर्शन पर, विशिष्टाद्वैतवाद के दर्शन पर पूरे के पूरे भक्तिकाल की इमारत खड़ी है। और उसी भक्तिकाल से राम भक्ति परंपरा निकली, कृष्ण भक्ति परंपरा निकली। पूरा जो दक्षिण भारत है वैष्णव और शैव भक्ति से आप्लावित है, भीगा हुआ है, और जो राम है इस वैष्णव परंपरा में ही आते हैं। तो दोस्तों, पहली बात देखिए, राम अयोध्या को लेकर के अभी जो भी राजनीति की बातें हो रही हैं, आप उनसे अप्रभावित होते हुए सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी इन आधारों पर करें जिनकी चर्चा मैंने अभी की है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राजनीति के बारे में आपका ओपिनियन न हो, आपकी जो ओपिनियन है आप रखिए, और नागरिक के रूप में मुझे लगता है किसी भी विषय पर अपना ओपिनियन बनाने के लिए और देने के लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन आपको 2 बातों का ध्यान रखना होगा। नंबर 1 कि राम विषय पर तैयारी करनी ही चाहिए।
ये मत समझिए कि इस पर राजनीति हो रही है, हो रही कि तो नहीं, मैं इस पर तैयारी नहीं करूँगा। दूसरी बात कि जो राम विषय पर आप तैयारी करेंगे, उसके तथ्य मैंने सामान्य तौर पर आपको बता दिए हैं। हाँ, इसका जो राजनीतिक पक्ष है, उसे आप छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी भारत की धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में आप उस पर भी अपने विचार स्थापित कर सकते हैं। और किस आधार पर विचार स्थापित करेंगे? आस्था के आधार पर, कि किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में आस्था का क्या रोल होना चाहिए, कितना होना चाहिए, या यूं कह लीजिए कि जो जनरल स्टडीज का आपका फोर्थ पेपर है, उसके लिए एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि आस्था और धर्म में क्या अंतर है, क्या दोनों बिल्कुल एक होते हैं? अगर एक नहीं होते हैं तो कैसे अलग होते हैं, कैसे इन्हें अलग अलग रखा जा सकता है? इन प्रश्नों पर आप विचार कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्नों पर आपको विचार करने के लिए थोड़ा वक्त निकालना भी चाहिए। तो दोस्तों, मैंने अभी वे कुछ तथ्य बताए हैं जो बिल्कुल अभी करेंट इवेंट से जुड़ा हुआ विषय है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि यदि मैं इस विषय पर आप सबसे कुछ इस तरह से बातें कर पाऊंगा तो आपको शायद कुछ सुविधा हो सके इस विषय पर तैयारी करने के लिए। तो दोस्तों, आज बस इस विषय पर इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।